जनगणना 2027 को लेकर के अगर आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, तो उनका समाधान निकालने का प्रयास हम इस चैनल पर लगातार कर रहे हैं, लाइव सेशंस के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। आप सभी साथियों के बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि एक कमेंट आप ये देख सकते हैं, दूसरा ये देखिए, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आपके सामने रहेंगे। 15 से 20 संशय इस वीडियो के अंदर अपन दूर करेंगे। इससे पहले अगर आप जानना चाहें तो एक लाइव सेशन हमने किया था साथियों। उस लाइव सेशन में आपके इस टाइप के सवालों के हमने जवाब दिए थे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो सवाल हैं, इनको हमने लगभग 1 घंटे का सेशन किया था और लगभग 100 के आसपास सवालों के हमने जवाब दिए थे। ठीक है, तो आप उसको जाकर के जरूर देखिएगा। आज के इस सेशन में हम 15 सवाल लेने वाले हैं साथियों। आपके भी अगर कोई डाउट्स हैं, अगर आपने मेरे इस चैनल के ऊपर कमेंट किया है, तो निश्चित रहिए आपके जो कमेंट हैं उनका जवाब भी आपको जल्द ही मिलेगा। और अगर अभी आप देख रहे हैं और आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी इंस्टा आईडी और अपनी मेल आईडी वगैरह भी आपको बताई थी पिछले सेशन में, लास्ट में भी इसमें बता दूंगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें साथियों। साथियों, इस चैनल पर अगर आप जाएंगे तो आपको HLO एप्लीकेशन कैसे यूज करना है वहां से लेकर के, या HLB का लेआउट कैसे बनाना है वहां तक सारी की सारी जानकारी आपको चैनल पर मिलेगी। पहला कमेंट है कि सर पेट्रोल पंप किस कैटेगरी में आएगा। तो पेट्रोल पंप जो है साथियों, आप जो है पेट्रोल पंप की अगर स्थिति देखें तो पेट्रोल पंप एक 24 आवर सर्विस है। 24 आवर सर्विस है, इसका मतलब एक न एक व्यक्ति वहां पर रहता ही रहता है। चाहे वहां पर कोई गार्ड रहता हो या वहां पर कोई कर्मचारी रहता हो, ठीक है, कोई ना कोई रहता है। इसी दिशा में आप जो जनगणना मैप बनाएंगे, यानी कि HLB का लेआउट बनाएंगे, उस लेआउट में इसको इस तरह से आवासीय दिखाइए और आप कोष्टक में PP लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? PP, पेट्रोल पंप। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें जनगणना मकान कितने दिखाने हैं, तो मान लीजिए कि एक पेट्रोल पंप है, कुछ इस तरीका का पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप में अगर आप देखें तो यहाँ पर बीच में पेट्रोल भरने के जो है वो खड़े कर रखे होते हैं, पॉइंट लगा रखे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑफिस बना हुआ है ना, यहाँ पर एक टॉयलेट और मतलब वॉशरूम की सुविधा बनी होती है। इस तरह की चीजें हैं। हो सकता है यहाँ पर और किसी गार्ड वार्ड का रूम बना रखा हो। तो इसमें पूरी स्थिति में आपका जनगणना भवन एक ही आ जाएगा। ये CN मान लीजिए 37वें नंबर का भवन है ये, तो CN 37 आ जाएगा। अब इसमें जनगणना मकान कितने दिखाने हैं साथियों, तो टॉयलेट को आपको जनगणना मकान में नहीं दिखाना है। इस पूरे में अगर इस तरह का एक ऑफिस बना हुआ है तो इस पूरे को आप एक ही जनगणना मकान दिखा देंगे, एक ही दिखा देंगे। ठीक है, अब वहां पर अगर कोई बतौर ड्यूटी आता है, एक कर्मचारी सुबह 9 बजे ड्यूटी पर आया, शाम को 5 बजे तक रहा, शाम को 5 बजे दूसरा कर्मचारी ड्यूटी पर आया और वो सुबह तक रहा, मतलब अल्टरनेट आ रहे हैं जा रहे हैं, खाना वो अपने घर पे ही खाते हैं, केवल ड्यूटी देने आ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा आपको गैर आवासीय दिखा देना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई परमानेंटली रहता है, यानी कि खाना भी वहीं पर खाता है और सोता भी वहीं पर है, एक व्यक्ति जो यहीं पर खाना खाता है और यहीं पर सोता है, तो उसको आपको यहाँ पर आवासीय दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? आवासीय। पर ध्यान रखना है कि इस गांव का कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर इस पेट्रोल पंप पर डे नाइट यहीं पर रहता है, इसका परिवार गांव में रहता है पर व्यक्ति रहता है। अब क्या होता है कि इस व्यक्ति की गणना अगर गांव में इस घर में कर ली गई है, तो फिर आपको यहाँ पर अलग इसको परिवार दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अगर आपने यहाँ दिखा दिया है तो फिर वहां पर गांव में मान लीजिए इसके परिवार में 5 सदस्य हैं इसके समेत, तो यहाँ पर 4 सदस्य ही दिखाए जाएंगे, एक सदस्य का परिवार वहां पर गिन लिया गया। तो पेट्रोल पंप की एंट्री करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी एंट्री जब आप HLO एप्लीकेशन पर करेंगे साथियों, HLO ऐप पर आप एंट्री करेंगे, ठीक है, मान लीजिए आप इसको गैर आवासीय दिखा रहे हैं, HLO ऐप पर एंट्री करेंगे, तो आपको जो है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 में गैर आवासीय इसको दिखाना है। अगर आपको संगत ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप ऑप्शन नंबर 9 में जा सकते हैं, प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर 9। ठीक है, और वहां पर फिर वास्तविक उपयोग दर्ज करें जो आपसे पूछे, वहां पर आप लिख दीजिएगा पेट्रोल पंप या फिलिंग स्टेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोड साइड 10 दुकानें हैं, एक जैसी है, सब जैसी ही सबका भवन नंबर और मकान नंबर अलग अलग देना है या। चलिए, अब रोड साइड पर 10 दुकानें हैं, सब एक जैसी है ना, भवन नंबर मकान नंबर अलग अलग देना होगा या। अब यहाँ पर कंडीशन बनती है, 10 दुकानें हैं, ठीक है, 10 दुकानें, और मैं मान के चलूं एक मालिक और 10 किराएदार हैं। वो जो 10 दुकानें चलाते हैं उसने दुकानें किराए पर चढ़ा रखी है, 10 लोगों ने अलग अलग किराए ले रखी है और 10 दुकानें हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ये, ठीक है, ये 10 दुकानें हैं। ठीक है साथियों, अगर एक ही मालिक की है और 10 अलग अलग लोग वहां पर दुकान कर रहे हैं, तो आपका भवन संख्या तो एक ही रहेगा। भवन संख्या यानी कि बिल्डिंग नंबर तो आपको एक सिंगल ही देना है। उसमें जनगणना मकान आपको कितने दिखा देने हैं? 10। और 10 के 10 आपके गैर आवासीय रहेंगे,
10 के 10 आपके कौन से रहेंगे, गैर आवासीय रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 तक की एंट्री तो आराम से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में जब आप जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 3 चूज करना है, ऑप्शन नंबर 3 चूज करना है। और इन 10 दुकानों की एंट्री होने तक हर बार आपको जो भवन नंबर है यानी कि जो बिल्डिंग नंबर है, ठीक है, तो भवन संख्या या बिल्डिंग नंबर को आपको रिपीट करते चलना है। एक बार तो आप न्यू करेंगे, जैसे कि आपने पहले भवन संख्या जो है, मान लीजिए इसको भवन संख्या हमने दे दी 43, तो 46 नंबर की बिल्डिंग तक तो आपने एंट्री कर रखी थी। 47 की एंट्री में आएंगे, 47 डाल करके फर्स्ट दुकान की एंट्री करेंगे। उसके बाद में लास्ट की दुकान तक आप रिपीट करते चलेंगे। किसको रिपीट करते चलेंगे, जनगणना भवन को रिपीट करते चलेंगे, और मकान संख्या आप नहीं देते चलेंगे। ठीक है, आप मुझे जहां तक मालूम है आपको संतुष्टि हुई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेडिकल की दुकान को लिस्ट में या दवाखाने में डालें। किस में डालें, मतलब दुकान में डालें या दवाखाने में डालें। तो यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए आपके पास हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी के लिए अलग से ऑप्शन है, लेकिन मेडिकल एक तरह की शॉप है जहाँ पर आप पैसे देते हैं और दवाई लेकर के आते हैं। ठीक है, जबकि हॉस्पिटल एक वो जगह है जहाँ पर मरीज जाता है और अपना ट्रीटमेंट यानी कि सर्विस लेकर के आता है, ट्रीटमेंट लेकर के आता है। जबकि दुकान एक सामान्य परचून की दुकान जैसी ही दुकान है जहाँ से आप दवाई खरीद के लाते हैं, तो इसको आप शॉप की कैटेगरी में डालें। आई विल प्रेफर यू टू गेट इट इन द कैटेगरी ऑफ शॉप, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 7 और ऑप्शन नंबर आपका 3। ऑप्शन 3 डालेंगे। जैसे आप ऑप्शन 3 चूज करेंगे, फिर आपसे पूछेगा वास्तविक उपयोग दर्ज करें, वहां पर आप लिख दीजिएगा मेडिकल शॉप। क्या लिख दीजिएगा, मेडिकल शॉप लिख दीजिए, केवल मेडिकल लिख दीजिए। ठीक है, केवल मेडिकल आप लिख सकते हैं। हाँ, महानंद महानंद जादव जी, समझे होंगे आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर। शुरू के 3 दिन में जो नजरी नक्शा तैयार करेंगे उसमें जो भवन या मकान नंबर लिखेंगे, यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है, भैया आपने ब्रैकेट में लिखा है पर ये पूरा अलग मामला है और ये पूरा अलग मामला है जनगणना के मामले में। ठीक है, क्या उसे उसी समय मकान पर भी अंकित करना जरूरी है या जब एचएलओ पर एंट्री करें तब? तो ध्यान देने वाली बात ये साथियों, मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए 16 मई आपका फर्स्ट दिन है जब आप काम शुरू कर रहे हो, 16 मई आपका फर्स्ट दिन जब आप काम शुरू कर रहे हो, तो 16 प्लस 17 प्लस 18, ये जो 3 दिन है, इन 3 दिनों में आपको फिजिकली केवल भवन संख्या डालनी है। फिजिकली क्या डालनी है, भवन संख्या डाल देनी है। प्रत्येक भवन के ऊपर भवन संख्या डाल दो। और भवन संख्या आपका डालने का तरीका आप जान रहे हैं, CN फर्स्ट पहला मकान, ठीक है, दूसरे में CN 2, तीसरे में CN 3। अब मान लीजिए इसमें 2 जनगणना मकान है, तो ब्रैकेट में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर CN 4, यहाँ पर 3 मकान 3 लिखेंगे, ऐसे डाल दीजिए। ये जब आप लास्ट तक डालेंगे तो आपको मकानों की संख्या भी मालूम पड़ जाएगी और भवनों की संख्या भी मालूम पड़ जाएगी। तो एचएलओ ऐप में जब आप एंटर करेंगे तो अपेक्षित मकानों और भवनों की संख्या पूछेगा, आप वहां से डाल सकते हैं। दूसरा आपसे पूछा उसी समय मकान पर भी अंकित करना जरूरी है या उस समय मकान पर अंकित नहीं करना है, उस समय मकान पर अंकित नहीं करना है। मकान पर केवल भवन संख्या अंकित करनी उन फर्स्ट 3 दिनों में। उसके बाद फर्स्ट 3 दिन में पूरे एचएलबी का राउंड कर लेंगे, फिर वहां से संख्या भी जुटा के लिया है और फिर मैप भी तैयार कर लिया। उसके बाद चौथे दिन जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो पहला मकान लिया, उस पहले मकान की जब आप एचएलओ में एंट्री करेंगे उस समय आप उसकी मकान संख्या डालेंगे, उस समय आप उसकी मकान संख्या डालेंगे। ठीक है, तो आप समझे होंगे। सर अगर एक ही बिल्डिंग में 4 अलग अलग लोगों के शॉप्स हैं तो इन्हें किस तरह लिखें, इनको किस तरीके से लिखें, है ना। अलग अलग लोगों के शॉप्स हैं एक ही बिल्डिंग में, तो आपका ये जो बिल्डिंग है जिसमें मान लीजिए 4 शॉप्स हैं, कितनी शॉप है साथियों, 4 शॉप हैं। ये शॉप नंबर 1, ये शॉप नंबर 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो इसको जब आप इसके बाहर जाएंगे, इसकी जो बाउंड्री बनी हुई है, जो भी फर्स्ट फेज आपको मिलेगी, वहां पर 4 अलग अलग लोगों की शॉप से, तो ना कैसे लिखें। मान लीजिए आप करते हुए आ रहे हैं, आपकी भवन संख्या पिछली आपकी हो गई थी 50 हो गई थी, तो इसकी भवन संख्या डलेगी भैया CN 51 और ब्रैकेट में लगेगा 4। ये 4 क्या हो गई, दुकानें। और चारों की चारों आपकी नॉन रेजिडेंशियल कैटेगरी में जाएगी, गैर आवासीय कैटेगरी में जाएगी। और गैर आवासीय कैटेगरी में भी कौन सी, दुकान वाली कैटेगरी में जाएगी। जैसे ही दुकान का ऑप्शन आप चूज करेंगे, उसमें फिर आपसे वास्तविक उपयोग दर्ज करें पूछेगा, तो लिख दीजिएगा, है ना, टेलर की दुकान या मिठाई की दुकान, ये वाली कपड़े की दुकान, ये जूते की दुकान, जो भी दुकान है वो आपको उसके अंदर एंटर करना पड़ेगा मैनुअली। ठीक है, चलिए। उसके बाद ये है प्रदीप चौधरी जी, नजरी नक्शा के बारे में पूछ रहे हैं। तो नजरी नक्शा को लेकर के आपको शानदार सटीक रणनीति और पूरा लाइव डेमो दे चुका हूं। आप चाहेंगे तो अलग से एक और वीडियो ले आऊंगा। पूछा है अपलोड कहाँ होगा सर, तो ये जो नजरी नक्शा है आपका, नजरी नक्शा है आपका नॉट टू बी अपलोडेड, नॉट टू बी अपलोडेड, ये आपको कहीं पर भी अपलोड नहीं करना है, कहीं पर भी अपलोड नहीं करना है। आपको नजरी नक्शा 2 प्रतियों में बनाना है।
जो निर्धारित शीट आपको अपॉइंटमेंट के टाइम दी जाएगी उस शीट में बनाना है, और वो नजरी नक्शा बना करके आपको उस नजरी नक्शे को अपने सुपरवाइजर सर से क्रॉस चेक कराना है। आपके सुपरवाइजर सर उसको चेक करेंगे और सुपरवाइजर सर के पास ही जमा कराना है। आपके सुपरवाइजर सर ही ले जा करके जो है वहां पे जमा कराएंगे सीईओ साहब के पास। दूसरी, कुछ साथी ये भी पूछ रहे थे कि सुपरवाइजर सर को नक्शा बनाना है क्या, तो सुपरवाइजर सर को कोई नक्शा बनाने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। ठीक है, चलिए। अमित माहेश्वरी जी, ठीक है। अमित भैया पूछ रहे हैं सर अपेक्षित जनगणना भवन कैसे मानेंगे। तो अपेक्षित जनगणना भवन, या तो आपके पास में कोई हाउस होल्ड सर्वे हो संबंधित गांव की, या आपके पास पुराना कोई डेटा हो, या आंगनवाड़ी वाले के पास कोई सटीक डेटा हो तो डाल दो। अगर ये नहीं है तो फिर मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपका डे 1, 2 एंड 3, इसमें यही काम है, इसमें यही काम है। आप भवन की नंबरिंग करेंगे। आप क्या करेंगे, भवन की नंबरिंग करेंगे। इस भवन नंबरिंग में दो काम हो जाएंगे, भवन की नंबरिंग भी कराए, पूरे एरिया का सर्वे भी आपने कर लिया, पूरे एरिया को आपने समझ भी लिया, और आपने भवनों की नंबरिंग भी कर दी। इससे आपके तीन चीजें हो जाएगी। पहला, आपका लेआउट बन जाएगा, पहला आप लेआउट बना पाएंगे। दूसरा, आपके पास भवनों की संख्या आ जाएगी, भवनों की संख्या आ जाएगी। और तीसरा, आपके पास जनगणना मकानों की संख्या आ जाएगी। अब ये आपके पास सटीक आ गई है, तो अपेक्षित पूछ रहा है पर आप सटीक डालो। उसके बावजूद भी आप ऊपर नीचे डाल देते हैं, अपेक्षित डाल देते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट 3 दिनों में आपको काउंट करना है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके एचएलबी में कितने जनगणना भवन है और कितने जनगणना मकान है। ठीक है सर, एक भवन है, दो मकान है, एक कच्चा एक पक्का, तो नक्शे में कैसे दिखाएं, दोनों बराबर हैं, नक्शे में फोटो क्या बनाएं। चलिए, यहाँ पर आप देखिए, सर एक भवन है, दो मकान है। एक भवन है और इसके अंदर कितने मकान हैं, दो मकान है, एक कच्चा एक पक्का। तो नक्शे में कैसे दिखाएं जबकि दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर है का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 50% 50%, तो फोटो क्या बनाएं। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँ, अब जब निर्माण में आपने देख लिया कि 50% तो कच्चा है और 50% पक्का है, अब यहाँ पर दिक्कत आ गई यार, अब 70% पक्का होता तो हम पक्का मान लेते, यार 80% कच्चा होता तो कच्चा मान लेते, पर 50% पक्का और 50% कच्चा है, ये स्थिति। अब आप यूजेज पे जाइए, अब आप इसके यूजेज पे जाइए। ठीक है, ये मकान है, आपको लगता है ये 50% ये कच्चा है और ये 50% ये पक्का है। अब आप इसके यूजेज पे जाइए कि एक ही भवन है, भवन संख्या मान लीजिए 71 है, ठीक है, और इसके अंदर आपने एक जनगणना मकान दिखा दिया। अब आपको इसको कच्चा या पक्का कैसे दिखाना है, तो अब आप इसके यूजेज पे जाइए कि जो परिवार है अधिकांशतः किस हिस्से हिस्से का उपयोग रहने के लिए कर रहा है, क्योंकि आप इसको आवासीय दिखा रहे हैं, तो परिवार अधिकांशतः किस हिस्से में रह रहा है। तो जनरली इस सेंस में आप पाएंगे कि जो कच्चा वाला है उसमें कोई स्टोरेज का सामान डाल रखा होगा, कोई कचरा डाल रखा होगा, पशु बांधते होंगे, चारा रख रखा होगा, तो ये चीजें पड़ी होगी, भंगार चीजें, पुरानी साइकिल, टूटा स्कूटर, ये चीजें पड़ी होगी। तो पक्के वाले को परिवार ज्यादा यूज कर रहा है, तो आप इसको क्या दिखा देंगे, तो आप इसको क्या दिखा देंगे, पक्का। और आपको लगता है कि नहीं परिवार कच्चे मकान का रहने के लिए ज्यादा उपयोग कर रहा है, तो फिर आप कच्चा दिखा दो। और आपको दिखाने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कितनी कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज है हमारे पास में। ये तो हो गया आपका पक्का रेजिडेंशियल, ये हो गया आपका पक्का नॉन रेजिडेंशियल, ये हो गया आपका कच्चा रेजिडेंशियल, ये हो गया आपका कच्चा नॉन रेजिडेंशियल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अगर आपको निर्माण एक जैसा दिखे तो आप उपयोग पर जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे आ सकते हैं जैसे कोई बाहर आए जाने को घुटन छोड़ के जा सकते हैं, और मैं बातों में कुछ इस तरह मगन होता हूँ कि मुझे बातों में मगन छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ पर सर की बात सुनिएगा, मैं शायरियाँ भी लिखता हूँ कभी कभी, तो बीच बीच में सुना देता हूँ कि हाल बुरा है मेरा लेकिन कौन सुनेगा मेरी बातें, ताल तलैया पर्वत पंछी सब करते हैं तेरी बातें, और वे बातें जिन बातों में दिल का कोई जिक्र नहीं है, रूहानी अंदाज गया केवल कोरी जिस्मानी बातें, सच का ठेला लिए खड़ा था शाम तलक रुहासा में, भोर भोर में बिक गई तेरी झूठी और फरेबी बातें, तेरे नकली और फरेबी जुगनू बिके करोड़ों में, और सड़क पर पड़ी रह गई मेरी प्यारी प्यारी बातें, और वैसे तो बातों बातों में कस्में खूब उठाई तुमने किया भरोसा पागल थे हम, बातें तो बस ठहरी बातें, और बात बने तो बात करूं दिन रात करूं मैं तेरी बातें, दिखला दूं कि होती है कुछ सागर से भी गहरी बातें। ऐसी शायरियां भी लिखता हूं मैं कभी कभी। ठीक है, सुनाऊंगा आपको, इंस्टा पे आना कभी आप लोग। भागीरथ मल कलवानिया जी, आपको अगर किसी को लगा हो टाइम खराब हो तो माफी चाहूंगा, 10 सेकंड आप स्किप करें। अगर मकान खाली या बंद है या लॉक है तो छत दीवार फर्श की सामग्री का पता कैसे करें। तो सर जी, अगर आपका जो मकान है वो खाली है या बंद है, मतलब लॉक है, तो ऐसी दशा में आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की एंट्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
4 5 6 की एंट्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें लाइन नंबर कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपने भवन संख्या कंप्लीट कर ली, और क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपने सेंसस हाउस नंबर डाल दिए। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर जैसे ही 4 पे आएंगे तो नेक्स्ट या अगला बटन दबाइए, क्वेश्चन 5 पे पहुंच जाएंगे। फिर नेक्स्ट या अगला बटन दबाइए, आप क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच जाएंगे। और फिर नेक्स्ट या अगला बटन दबाइए, आप क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाएंगे। वहां पर खाली है तो खाली चुनो, और बंद है तो बंद चुनो, यानी कि वैकेंट या लोक चुनो, और सीधा आपकी एंट्री खत्म हो गई। आपको कहीं पर भी छत फर्श या दीवार की सामग्री आपसे मांगी ही नहीं गई। ठीक है, आप समझ सकते हैं बात को। सर प्रगणक को 150 से 200 से ज्यादा घर हो तो कहाँ जानकारी दें तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर शांति लता यादव जी, मेरी बात समझिएगा। अगर आपको पास इतने मकान मिले हैं तो समझिएगा कि एक प्रगणक के लिए जो कार्यभार तय किया गया है वो 700 से लेकर के 800 की तो पॉपुलेशन, 700 से लेकर 800 की तो पॉपुलेशन, ठीक है। 2011 की जो जनगणना है उसको एक निश्चित फैक्टर से गुणा करके उन्होंने 700 के से 800 की पॉपुलेशन मानी लगभग, और उस पर आपको एक इन्यूमरेटर दिया है, एक इन्यूमरेटर दिया है। और घरों की संख्या, तो वो अधिकतम घरों की संख्या जो है 180 है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पास 180 से भी ज्यादा घर हैं तो आप अपने सुपरवाइजर के थ्रू अपने चार्ज ऑफिसर तक पहुंचे, या सीधे चार्ज ऑफिसर से भी जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब मेरे को इतने ज्यादा मकान मिले हैं, कुछ संभव हो तो करिए। ये सारा का सारा कार्यभार चार्ज ऑफिसर के हाथ में है। संभवतः ये चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर लीगल प्रॉब्लम है आपकी तो वो जरूर सुनेंगे। सीएन होना चाहिए या सीबीएन, है ना, भवन संख्या के लिए पूछ रहे हैं। इसके लिए पूछ रहे हैं भवन संख्या, है ना। भवन संख्या को अपन क्या कह सकते हैं साथियों? BUILDING, है ना, क्या आएगा? BUILDING, बिल्डिंग नंबर। बिल्डिंग नंबर होता है ना। तो अब भैया ये कहना चाह रहे हैं कि सेंसस बिल्डिंग नंबर, तो सेंसस बिल्डिंग नंबर इस तरीके से लिखना चाहिए। लेकिन जो आपकी HLO की गाइडलाइन है, HLO की जो निर्देशिका आपके पास है, जो बुकलेट आपको मिले हैं, या जो PPTs हैं, या जो ट्रेनिंग्स हैं, वहाँ कहीं पर भी बी का जिक्र नहीं आया। यानी कि जो CN है इसको ही आप CBN माने, जो CN है इसी को आप क्या माने? CN माने। तो इसी दिशा में आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, या खुद का दिमाग फालतू पचाने की आवश्यकता नहीं है। CN करेक्ट है, आपको CBN में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि CBN ही लिखूं, तो फिर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके जनगणना भवन संख्या ऐसे लिखें, या जनगणना भवन नंबर ऐसे लिखें। ठीक है सर, चलिए। पंचायत के लिए क्या करना है? ठीक है, पंचायत के लिए तो सरपंच बनना है साहब, चुनाव लड़िए, है ना। आपकी कमेंट अच्छी है। कनिषा भटनागर, अच्छा, कनिषा भटनागर या कोई भी है। आप पूछ रहे हैं पंचायत के लिए क्या करना है। तो पंचायत जो असेंबली है, पंचायत है आपकी, वो नॉन रेजिडेंशियल एक बिल्डिंग है। पंचायत कौन सी बिल्डिंग है? नॉन रेजिडेंशियल। ये पंचायत का परिसर है। आप जाते हैं वहां पर, ये बिल्डिंग बना रखी, एक है, दो है, या तीन बना रखे, जितने भी बना रखे हैं, आप इस पूरे को एक जनगणना भवन दिखा दें, एक जनगणना भवन, और उसी के अंदर एक जनगणना मकान। आपको लगता है कि परिसर बहुत लंबा चौड़ा है, एक यहाँ पर बिल्डिंग बना रखी है, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर, ये दूर दूर है और मल्टीपर्पज में यूज हो रही है, तो आप इसमें एक जनगणना भवन और 3 जनगणना मकान दिखा सकते हैं। कोई इशू वाली बात नहीं है। और आपका जो पंचायत है वो नॉन रेजिडेंशियल रहेगा। कैसा रहेगा? नॉन रेजिडेंशियल, यानी कि गैर आवासीय की श्रेणी में आपको इसको डालना है। ठीक है, आप समझे होंगे। टॉयलेट्स बने हुए हैं, क्या बीएन देना है? नहीं देना है, टॉयलेट को नहीं देना है। टॉयलेट कितना ही बड़ा हो, कहा गया है कि हाउस लिस्टिंग फेज के अंदर वह संरचना जिसमें व्यक्ति रहता है या रह सकता है। अब टॉयलेट पे जाइए, न तो रहता है कोई, न रहने के लिए वो बनाया है। तो टॉयलेट आपका कोई भी आवासीय अथवा गैर आवासीय में नहीं जाएगा, उसको आपको भवन नंबर या मकान संख्या देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो बिल्कुल एक कमरे जितना बड़ा हो। बहुत बड़ा टॉयलेट भी है तो यू डोंट नीड टू गिव इट नंबर। ठीक है, PS ट्रोलिंग 9657 जी, आपको इसको नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पर जो बिल्डिंग खराब है, टूटी पड़ी है, बट वो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, तो उसको रेजिडेंस भरें या नॉन रेजिडेंस? अब देखो, पर्पज उसका रेजिडेंशियल है ना, आवास के उद्देश्य से बिल्डिंग बनाई गई है, पर्पज उसका रेजिडेंशियल है। पर अब आप ये देखिए कि उसमें भी कोई रहता है या नहीं रहता है। अगर उसमें कोई रहता है, ठीक है, खराब है, टूटी पड़ी है, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, तो रेजिडेंशियल पर्पज में आपके पास दो ऑप्शन है। रेजिडेंशियल पर्पज में दो ऑप्शन है,
एज ए रेजिडेंस वो यूज हो रही है वो या यूज नहीं हो रही है। अगर यूज हो रही है तो आप उसको रेजिडेंशियल दिखाना है, और उसमें आगे जब आप एंट्री करते जाएंगे तो भवन की स्थिति पूछेगा, जनगणना मकान की स्थिति पूछेगा, तो उसमें आपको जीर्ण शीर्ण दिखाना है। कैसे दिखाना है? जीर्ण शीर्ण। तीन ऑप्शन आएंगे, कंडीशन बहुत अच्छी है, रहने योग्य है, या जीर्ण शीर्ण है। तो लास्ट ऑप्शन डाइलेप्टेबल या ऐसा कोई इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, तो लिवेबल, गुड, और एक थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका जीर्ण शीर्ण, वो दिखा देंगे इसमें। और अगर इसमें कोई बनाई तो रहने के उद्देश्य से, पर कोई नहीं रह रहा है, तो या तो वो खाली में जाएगी, या तो वो किस में जाएगी, वैकेंट में जाएगी, या ताला लगा रखा है इसको आप लॉक में डालेंगे, लॉक या वैकेंट में इसको डालेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये थे आज आपके कुछ सवाल, लगभग ना करते हुए भी 20 मिनट का वीडियो हो गया है ना। वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं साथियों, पर आपका सेटिस्फिक्शन मायने रखता है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आप चैनल को लाइक करेंगे, मैं पूरी स्माइल के साथ आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप यहाँ पर कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट को जरूर एंटरटेन किया जाएगा। आप चाहें तो लर्नर_कवि 09, ये मेरी इंस्टा आईडी है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल के अबाउट में जाएंगे तो फेसबुक की लिंक दे रखी है, इंस्टा की लिंक दे रखी है, मेरी मेल आईडी भी मैंने वहाँ पे दे रखी है, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको अवेलेबल हो जाएगी भैरव टेक बदेसर के नाम से। दूसरा, आपकी जनगणना से संबंधित जितनी समस्याएं आ सकती हैं उन सभी के संभावित समाधान चैनल पे पहले से अवेलेबल है। एचएलबी लेआउट कैसे बनाना है, फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करना है, सुपरवाइजर के काम क्या रहेंगे, प्रगणक के काम क्या रहेंगे, मानदेय कितना मिलेगा, कब, क्यों, क्या, कैसे, एवरीथिंग। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।